प्यारे बच्चों, आप सबका जय महादेव एकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 की हिंदी से सुमित्रा नंदन पंत और उनके द्वारा रचित शीर्षक को पढ़ना और पढ़ाना है। सबसे पहले पंत की जीवनी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उनके जो शीर्षक हमारे सिलेबस में हैं, हमारे पाठ्यक्रम में हैं, चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, इनको पढ़ेंगे। तो चलते हैं, कंटिन्यू होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कक्षा 10 में हिंदी, उसमें से सुमित्रा नंदन पंत जी और सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। इनका जन्म जो है 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान कसौनी, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है। उसके बाद इनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक थी। इंटरमीडिएट तक इनकी शिक्षा थी। पिता का नाम गंगा दत्त पंत था। माता का नाम सरस्वती देवी। इनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। इनकी लेखन विधा काव्य और गद्य थी, अर्थात काव्य भी लिखते थे और गद्य की रचनाएं भी लिखते थे। इनकी भाषा सरल, सरस और सुकोमल थी। भाषा की विशेषता थी। शैली इनकी चित्रमय, अर्थात चित्रात्मकता जिसमें हो, संगीतमय, संगीतात्मकता, और मुक्तक शैली थी। मुक्तक शैली उसको कहते हैं कि पद के बंधनों से, काव्य के सिद्धांतों से जो मुक्त हो। 28 दिसंबर 1977 ईस्वी की इनको मृत्यु हो गई। ये इनका जो है व्यक्तिगत परिचय हो गया। जो अब उसके बाद इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं नोट कर लेते हैं, बोल देता हूँ, नोट कर लीजिए। इनकी सबसे बड़ी विशेषता जो है प्रकृति का सूक्ष्म और गहन अनुभव व वर्णन है। इनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ, शिल्पी, चिदंबरा, ऋता, लोकायतन, रश्मिबंध, रजत शिखर आदि। उसके बाद रचनाओं को लिखने के बाद नंबर 1 या स्टार बनाएंगे। जैसे लिखेंगे, जैसे हम अभी तक लिखते चले आ रहे हैं। लिखेंगे निराला जी की तरह पंत भी छायावाद के आधार स्तंभ हैं। उनके प्रकृति सौंदर्य, सजीव एवं मनोरम दृश्य अंकित करने में
अंकित करने में हस्त सिद्ध हैं। इसीलिए उनको प्रकृति के सुकुमार कवि के संबोधन से संबोधित किया जाता है। संबोधित किया जाता है। दूसरा स्टार बनाएंगे या पैरा दूसरा लिखेंगे। दूसरा स्टार या दूसरा पैरा। पंत जी ने अपने काव्य में मानवता के प्रति आस्था, नवीन और सुखी समाज और आशावान जीवन के साथ साथ विश्व बंधुत्व के बिंदुओं को, विषयों को अपने काव्य का अंग बनाया है। पंत जी 7 वर्ष की आयु से ही काव्य सृजन करने लगे। इनकी पहली रचना 1916 ईस्वी में सामने आई। तदुपरांत काव्य रचना में राजा जी लयलीन हो गए। नंबर 3, इनकी भाषा चित्रात्मकता से युक्त है। अलंकार तथा सशक्त बिंब योजना इन्हें प्रवाह युक्त बनाती है। खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समान मधुरता प्रदान करने का कार्य निराला जी ने किया है। इनकी शैली मुक्तक है। सरलता, संगीतात्मकता इनकी रचनाओं के प्रमुख अंग व विशेषता रही हैं। चलते हैं भाई, जीवनी यहाँ से खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा शीर्षक है वो है चींटी। देखिए भाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को लगेगा कि चींटी में क्या लिखा होगा, चींटी के विषय में क्या हो सकता है। क्या चींटी को आधार बना करके पंत जी कहना चाहते हैं, पंत जी हमें बताना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं? चींटी में कौन सा ऐसा गुण है, कौन सी ऐसी विशेषता है जिसको पंत जी रेखांकित कर रहे हैं? तो चींटी के
चींटी की सबसे बड़ी विशेषता मेरी सोच के अनुसार, जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, जहाँ तक समझ पाता हूँ, उसका निरंतर कार्यरत रहना है। वो निरंतर कर्मयुक्त रहती है और छोटा सा आकार है, लेकिन वह कभी भी रुकती नहीं है, झुकती नहीं है। अपने आकार और वजन से, अपनी शक्ति से अधिक भार उठाती है। उनका जो ग्रुप होता है सदैव एक साथ चलता है, नेतृत्व की भी क्षमता होती है, आदि आदि बातें होती हैं, जिसके विषय में आप लोग भी सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो कल्पनाओं पर चलती है। जो कल्पना कर सकता है, आकलन कर सकता है स्थिति का, परिस्थिति का, वो उतना ही अच्छा वर्णन कर सकता है, उतनी अच्छी तरीके से किसी चीज़ को लिख सकता है। तो हम लोग चलते हैं पहले चींटी जो शीर्षक है इसको पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तो चींटी को देखा, चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, तमके तागे से जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरल। फिर से पढ़ देते हैं कि चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तमके तागी से जो हिलडुल, तमके तागी से जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन कन कर कन 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 के चुनती अविरल, गाय चराती धूप खिलाती, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निखरानी करती, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिन्हगी अक्षय, वह जीवन की चिन्हगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, प्राणों की रिलमिल झिलमिल से दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती, अथक कार्य से कभी न टलती। चलते हैं भाई, पढ़ दिया उसका अर्थ पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं चींटी को देखा, भाई चींटी को देखा कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। चींटी को सब लोग देखते हैं, सब लोग समझते हैं, लेकिन कवि आज चींटी के अंदर बहुत कुछ स्पेशल देखा है, विशेष देखा है। किसने लिखा कि चींटी को देखा? चींटी को देख तो दुनिया देखती है भाई। कहने का मतलब ये है, चींटी को देखने का मतलब उसको जाना, उसको परखा, उसके गुणों का निरीक्षण किया, उसकी विशेषताओं को पहचाना, तब देखने का मतलब होता है ना। वैसे तो एक सामान्य दृष्टि से देखना होता है, एक परीक्षण करना, उस पर निष्कर्ष निकालना, उसका उपचार करना, उसकी विशेषताओं को जानना, दूसरों को बताना, ये देखना होता है। तो कह रहे चींटी को देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है क्या? कह रहे हैं वह सरल विरल, वह क्या है? सीधी और बिल्कुल पतली, कमजोर, कमजोर धागे के समान। धागा भी क्या होता है? थोड़ा मोटा होता है। काली रेखा,
कहते हैं चींटी को देखा कैसे, कमजोर धागे के समान, काले रंग के धागे के समान, काले रंग के धागे के प्रतिबिंब के समान, छाया के समान दिखाई दे रही थी। तमके तागे सी जो हिलडुल, है ना, क्या है, तमके तागे, अंधकार के धागे के समान, जो केवल हिलती डुलती समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज और बताएं आपको, अकेली चींटी आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कर्मयुक्त न हो मर गई हो, वो पता ही नहीं चलता, इतनी छोटी रहती है। तो चींटी का अस्तित्व इसलिए है, चींटी इसलिए दिखती है, इसलिए क्योंकि वह गतिशील रहती है, कर्मशील रहती है। जब आप भी कर्मशील रहोगे, जब कर्म में युक्त रहोगे, तो आपकी उपस्थिति बिल्कुल सही रहेगी। और जब आप कर्म से बाहर हो जाएंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे, संसार से बाहर हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, निरंतर कर्म करना है। तमके तागी से जो हिलडुल, हिलती डुलती धीरे धीरे आगे बढ़ती है, चलती लघुपद, पद पद मिलजुल, अपने छोटे छोटे पैरों को, अपने छोटे छोटे पैरों को क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चली जा रही है। किससे, समूह के साथ, समूह के साथ अपने छोटे छोटे पैरों के सहारे से आगे बढ़ती चली जा रही है। वह है पिपील का पाती, वह क्या है, चींटियों की पंक्ति है। पंक्ति माने कतार, पंक्ति माने कतार, लाइन की लाइन चली जा रहे हैं। कहते हैं देखो ना किस भांति, कहते हैं, और उनकी कतार टूटती नहीं है, अनुशासनहीनता नहीं है। कहते हैं देखो ना किस भांति, किस तरह से जा रही है, और क्या करती हैं, काम करती वह सतत, निरंतर कर्मयुक्त रहती है, निरंतर परिश्रम करती रहती है। कण कण कर चुनते अविरत, एक एक कण को, तिनकों को चुनती है, और उसे क्या करती है, खाने का साधन बनाती है। एक मैंने श्लोक पढ़ा था क्या, कि क्षण त्यागो कुतो विद्या और कण त्यागो कुतो धनम। तो कण कण, यही शब्द आ गया, मुझे याद आ गया। कहते हैं कि क्षण को छोड़ने से विद्या नहीं हो सकती है, समय बर्बाद करने से विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती है, और धन को त्यागने से, एक एक रुपए को त्याग करने से, अर्थात एक एक रुपए का दुरुपयोग करने से धन संचित नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से क्या करती है भाई, चींटी जो है, कण कण जो है, अन्न को, दाने को एकत्रित करती है और अपने खाने का साधन बनाती है। फिर क्या है, गाय चराती, गाय चराती का मतलब गाय चराने थोड़ी जाती है, अर्थात जहां भी जाते हैं, वन में, जंगल में, उपवन में, घर में, नदी किनारे, जहां भी आप जाते हैं वहां चींटी की उपस्थिति पाते हैं। पहाड़ पर, हर जगह तो देखते हैं। कह रहे हैं गाय चराती धूप खिलाती, अर्थात जहां धूप है वहां भी है। बच्चों की निगरानी करती और अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, अपने समूह की क्या करती है भाई, सुरक्षा करती है। फिर क्या है, लड़ती और इसे तनिक न डरती, शत्रु चाहे जितना भी बड़ा हो, भीषण हो, शक्तिशाली हो, लेकिन अपने शत्रु से डरती नहीं है, डट करके मुकाबला करती है। फिर क्या हो गया, दल के दल सेना संवारती, पूरी सेना होती है, हजारों लाखों करोड़ों चींटियां जाते होंगे, आप लोग देखे होंगे, और घर आंगन जनपथ बुहारती। जिस प्रकार से हम अपने घरों की साफ सफाई करती हैं, वो चींटियां भी अपने घर की साफ सफाई करती हैं। जहाँ चींटी जिस घर में रहती है, उनका जो घर होता है, देखते हैं मिट्टी, बेकार मिट्टी, वो सुरंग के बाहर कर देती हैं। अपनी जो सुरंग बनाती हैं जो रहने के लिए, जिसको बिल कहते हैं, चींटी बिल, तो उनके लिए वो सुरंग है भाई। उस सुरंग निकाल करके, मट्टी निकाल करके बाहर कर दिया, और अंदर गई बढ़िया आकार अपने रहने के लिए, और अपने राशन पानी के लिए, अपने गोदाम के लिए ना, अपने क्या करने के लिए, स्टोर के लिए, स्टोर रूम, बेबी रूम, डाइनिंग रूम, तमाम तरह के जो रूम हम लोग बनाते हैं ना, वैसे वो भी अपना अपना रूम बनाए रहती है। उसमें एक रानी चींटी भी होती है ना, जैसे रानी मधुमक्खी होती है वैसे रानी चींटी भी होती है। फिर क्या हो गया भाई, चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी क्या है भाई, एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक माने समाज को लेकर के चलती है, समूह को लेकर के चलती है। ऐसा नहीं है कि केवल अपने बारे में, अपने स्वार्थ के विषय में ही वह
सोचती हो, पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का हित चाहती है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह परिश्रम करके जीवन धारण करती है और अपने अच्छे अधिकारों का अच्छे से प्रयोग करती है, सभ्य नागरिक है, किसी प्रकार की अवहेलना नहीं करती है, कानून को नहीं तोड़ती है, किसी प्रकार का गलत काम नहीं करती है, सामाजिक रूप से वह क्या करती है, अच्छा और कुशल नेतृत्व करती है और गलत काम नहीं करती है। देखा चींटी को, मैंने चींटी को देखा, उसके जी को, उसके आत्मबल को देखा, उसकी आत्मशक्ति को देखा, उसकी आत्म क्षमता को देखा। भूरे बालों की सो कतरन, कहते हैं बालों के टुकड़े के समान, और छिपा नहीं उसका छोटापन, फिर भी उसकी कर्मशीलता के कारण, उसकी कर्मशीलता के कारण उसका यह लघु आकार जो है, लघु आकृति जो है, लघु शरीर जो है, वह छिपा नहीं, वो क्या हुआ, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और यह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, पृथ्वी के हर एक खंड पर, हर जगह निर्भय हो करके, शत्रु से बिना डरे हुए निरंतर कार्य करती रहती, विचरण करती, श्रम में तन्मय घूमती रहती है और परिश्रम करती रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह उसके कर्मशीलता कर्मशीलता की ऐसी आग लगी हुई है, ऐसी लगन लगी है जो कभी भी बुझने वाली नहीं है। अर्थात क्या करने वाली है, अपने परिश्रम में निरंतर व्यस्त रहती है, लगी रहती है। वह भी देही है तिलसी, छोटा सा शरीर, कहते हैं वह भी क्या देही है तिलसी, कैसा उसका शरीर है, बिल्कुल छोटा सा। और क्या है, तिल माने वही तिल, काला तिल की बात कर रहे हैं। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, उसमें कितना प्राण है, कितनी आत्मशक्ति है, कितनी शरीर है, कितना पैर है, कितना हाथ है और कितनी क्षमता है, इसको हम बता नहीं सकते हैं। दिन भर में वह मीलों चलती, लेकिन हम देखते हैं कि वह निरंतर गति करती रहती है, परिश्रम करती रहती है और अपने लक्ष्य मार्ग पर किलोमीटर तक, 4-4 किलोमीटर तक, 3-3 किलोमीटर तक चली जाती है। अथक कार्य से कभी न डरती, थकती नहीं है और कठिन से कठिन को कार्य करने से वो कभी डरती नहीं है। आप लोगों को जो न समझ में आएगा बताइएगा भाई, बहुत आसान से टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी दूसरा टॉपिक आ गया आपका, छोटे छोटे टॉपिक हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार, देखिए चंद्रलोक में दूसरा टॉपिक है पंत जी का। अब ये चंद्रलोक में प्रथम बार का मतलब आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा पर पहले कौन गया उसका वर्णन है, और उसमें जो है किसने क्या भूमिका निभाई, किसने क्या कार्य किया, उसकी बात कह रहे हैं। उसको आधार बना करके, विज्ञान की प्रगति को आधार बना करके पंत जी ने ये रचना लिखी है। आज हम लोगों को इसको भी पढ़ना है, और एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको अर्थ बताते हैं। आप लोग जो है अपने साथियों को बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइव क्लास में जुड़िए, और इसी तरह से आप लोगों का जो ये सहयोग है, आप लोगों की जो ये रुचि है, आप लोगों का जो हम लोगों से जुड़ाव है, वही हम लोगों को क्या करता है, नई नई प्रेरणाएं देता है और नई नई ऊर्जा देता है, जिससे हम लोग अच्छे से अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलते हैं भाई, दूसरा टॉपिक है, छोटा सा ये भी है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मन सुत निश्चय, दिग्विजयी मन सुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण। अभू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन।
भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का देव भूतो गौरव। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भूत को दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। फहराए 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 ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। सुख संपन्न सुख संपत संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। सुख संपत संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने, अमेरिका सोवियत बने नवदिग रचना के वाहन। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। जीवन पद्धतियों के भेद, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अणुयुग बने धरा जीवन हित, अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। मानवता ही विश्व सत्य, मानवता ही विश्व सत्य। भूराष्ट्र करे आत्मर्पण, भूराष्ट्र करे आत्मर्पण। धरा चंद्र की प्रीति परस पर, धरा चंद्र की प्रीति परस पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। धरा चंद्र की प्रीति परस पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। हृदय सिंध में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। चलिए भाई, आप लोगों को धन्यवाद क्लास करने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और बताते रहिए। अब चलते हैं, हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या हुआ भाई, जो सबसे पहले चंद्रमा पर मानव की उपस्थिति हुई, मानव वहाँ से गया पृथ्वी से, तो जब चंद्रमा ग्रह पर पहुंचा तो क्या हुआ भाई, सबसे पहले तो ये हुआ कि जो एक धारणा थी कि भाई मनुष्य चंद्रमा को देखता था, सोचता था कि वहाँ क्या है। हम लोगों के भी चंदा मामा हैं ना, चंदा मामा सबको बताया गया है कि चंद्रमा सबके मामा हैं। तो जैसे ही लगता था कि बहुत दूर है, वहाँ कोई कभी जाएगा, क्या है, तमाम तरह के प्रश्न होते हैं, तमाम प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं, जानना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, चंद्रलोक में प्रथम बार जैसे ही पहला व्यक्ति चंद्रमा पर पहुंचा और मानव ने अपना पैर वहां पर रखा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो क्या हुआ, छिन्न हुए लो देश काल के। क्या है कि भाई पृथ्वी का मनुष्य चंद्रमा पर नहीं जा सकता है। ये जो धारणा थी ये क्या हो गई, मिट गई। जो कल्पना थी वो कार्य रूप में परिणित हो गई। कल्पना माने सोचना, और जो सोचते हैं उसको कर जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे हैं छिन्न हुए लो देश काल के, कि चंद्रमा पर कोई नहीं जा सकता है, उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। यह बंधन जो था, ये सीमा रेखा जो थी कि चंद्रमा पर नहीं जा सकते हैं, मानव ने उस सीमा रेखा को तोड़ दिया है, अतिक्रमण कर गया है, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। फिर क्या हो गया कि दिग्विजयी मनुसुत, कहते हैं मनुष्य, मनुसुत माने महाराज मनु की संतान। मनुष्य क्या है, महाराज मनु की संतान है, ऐसा माना जाता है, इसलिए मनुष्य है। तो मनुष्य ने क्या कर दिया भाई, दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली। माने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि जो 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं ना, 4 दिशाएं, 4 कोने, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं होती हैं। जब भी बताता हूं पहले सर 10 दिशाएं कैसे होती हैं, तो बताने पहले ही बता देता हूं 10 दिशाएं होती हैं। तो क्या है, 10 दिशाओं पर क्या किया, मनुष्य ने अधिकार कर लिया। अर्थात समुद्र की गहराई तक, आकाश की ऊंचाई तक और चारों कोनों की सीमाओं तक मनुष्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। तो कह रहे हैं कि यह महत ऐतिहासिक क्षण, यह एक ऐतिहासिक पल है, इतिहास में दर्ज किया जाने वाला पल है, यह एक अमर पल है, यह एक युगों युगों तक याद किया जाने वाला समय है। पल माने समय, युग
काल। तो कह रहे हैं भू विरोध हो शांत। जो सांसारिक या भारत की या पृथ्वी की देशों की जो क्या है भौगोलिक सीमाएं हैं, विभिन्न देशों की, भारत की, अमेरिका की, रूस की, जापान की, जर्मनी की, फ्रांस की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, आदि आदि, जो क्या है इनकी जो क्या है भौतिक रेखाएं हैं, जो पृथ्वी पर रेखाएं खींची हैं कि भाई ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, जो अलगाव है वो क्या हो गया, वो अलगाव और विभिन्नता खत्म हो गई। जब चंद्रमा पर जाने की बात आई तो सब लोग क्या हो गए, सब एकत्रित हो गए कि सबको मिल करके चंद्रमा पर जाने का या उसके विषय में जानकारी करने का प्रयास करना चाहिए। फिर क्या हो गया, युग युग का पौराणिक स्वप्न, जिसका युगों युगों से इंतजार था, जिसका वर्णन पुराणों में है, जो स्वप्न देखे हैं, क्या है, भारतीय दर्शन ने, भारतीय साहित्य ने, वैदिक काल के ऋषियों ने, आदि आदि, जिसका वर्णन आने जाने का भी है संस्कृत साहित्य में, वैदिक साहित्य में, भारतीय साहित्य में, कि लोग ग्रहों पर जाते थे, वहां से आते थे ना। आज भी परजीवी लोगों की बात कहीं कहीं चलती रहती है। तो क्या हुआ मानव का संभव, मानव का ये स्वप्न क्या हो गया भाई, जो उसने युगों से देखा था। और समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, कह रहे हैं, और नए युग की शुरुआत हुई, चंद्र युग की शुरुआत हुई, चंद्रमा पर जाने वाले, आने वाले, समाचार लाने वाले, आदि आदि चीजों की शुरुआत हो गई। फिर क्या हो गया, भू को दे गौरव, भाई भू को गौरव माने पृथ्वीवासियों को ये गौरव प्राप्त हुआ कि पृथ्वी के लोग ही सबसे पहले चंद्रमा पर गए। बहुत से ग्रह हैं, किसी दूसरे ग्रह के लोग चंद्रमा पर नहीं पहुंचे हैं, तो भारत या भूमि के लोग चंद्रमा पर पहुंचे। यह गौरव किसको मिला, पृथ्वी को मिला, धरती को मिला, कि धरती ग्रह से, भूगर्भ से, भूलोक से ना, ग्रह से कोई जो है चंद्रमा तक पहुंचा। तो इसके लिए क्या है, पृथ्वी के लिए यह गौरवशाली विषय है। और फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, और क्या कर दिया, ग्रहों उपग्रहों में जा करके पृथ्वी की विजय पताका, अर्थात पृथ्वी के मानव ने जा करके अपनी विजय पताकाएं ग्रहों पर लहराई, फहराई। फिर क्या हो गया, सुख संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, और जिसके कारण क्या हो गया, हमारा भारत, हमारी भूमि क्या हो गई, सुख और संपन्न से युक्त हो गई, और मनुष्य का जीवन क्या हो गया, मंगलकारी हो गया। ग्रहों पर गए, क्या किया, वहां से हम लाए, कुछ शोध किए, कुछ अपने विषय में, कुछ वहां के विषय में जानकारी हुई, और जानकारी के परिणाम स्वरूप जैसा हमें सुखकर लगेगा वैसा हम क्या करेंगे, वैसे आविष्कार करेंगे, वैसे सुखमय जीवन बनाने का प्रयास करेंगे। अमेरिका सोवियत मने नवदिव रचना के वाहन, और इसमें सहयोग किसने किया, अमेरिका ने और सोवियत संघ रूस और अमेरिका दोनों ने क्या किया भाई, मिल करके इस चंद्रयान को या चंद्रमा पर उपस्थिति में इनके सहयोग से हम आगे बढ़े, और जीवन पद्धतियों के भेद, जाति, धर्म, मजहब, देश, संप्रदाय आदि जीवन जीने की कला की विभिन्नता के कारण भी चंद्रमा पर विजय प्राप्त करने के विषय में समन्वित हो करके, एकत्रित हो करके, एक हो करके, बड़े हृदय से, विशाल हृदय से चंद्रमा पर जाने की योजना बनाई। कहते हैं अणुयुग बने धरा जीवन हित, जो अणुयुग है, परमाणु युग है, उसका कैसा होना चाहिए, संसार के कल्याण के लिए प्रयोग होना चाहिए। भाई बारूद पहले क्या बने, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने के लिए, आज क्या कर रहे हैं, आदमी को ही तोड़ रहे हैं, क्या करेंगे आप। तो अणुयुग बने धरा जीवन हित, अणु और परमाणु जो है क्या किसके लिए होना चाहिए, मनुष्य के कल्याण के लिए होना चाहिए, और स्वर्ग सृजन का साधन, और सुख और सुविधाओं को संपन्न बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। विज्ञान का प्रयोग कैसे करना चाहिए भाई, कल्याण के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए, मनुष्य के जीवन के दुख दरिद्र को मिटाने के लिए,
दुख दरिद्र लाने के लिए नहीं, आजकल तो दुख दरिद्र लाने के लिए प्रयोग होता है। कह रहे मानवता ही विश्व सत्य। कहते हैं संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मानवता की स्थापना करना। जो एक मानव दूसरे मानव से प्रेम करे, एक मानव दूसरे मानव का आदर करे और भू राष्ट्र करे आत्मर्पण। क्या करे? भू के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने आप को अर्पित कर दे और राष्ट्र में, पृथ्वी पर मानवता का संचार करे, मानवता का विस्तार करे। धरा चंद्र की पीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। कहते पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रेम है, क्या है ये? बहुत पुराना है। आपसी प्रेम जो है बहुत पुराना है और बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। बहुत लोग संसार में इस बात को जानते हैं। क्यों? हृदय सिंधु में उठता है सुंदर चंद्रमा को देख करके, सुंदर चंद्रमा को देख करके हृदय सागर में भावनाओं की लहरें उमड़ने लगती हैं। एक तो ये होता है कि सुंदर चंद्रमा को देख करके हृदय में भावनाओं का सागर हिलोरे लेने लगता है, भावनाएं हिलने लगती हैं। दूसरा ये होता है कि चंद्रमा जब पूर्णता को प्राप्त होता है, पूर्णिमा को, तब क्या होता है भाई? समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है पूर्णिमा और अमावस्या को। तो ये भी एक कारण होता है। चलिए भाई, आप लोग इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपनी समस्याओं को बताते रहिए। आप सबको आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभ कामनाएं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती हैं उसको पूछते जाइए, बताते जाइए। हम लोग इसी तरह निरंतर आगे की क्लास पर चलते चलेंगे।